नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम दर्द यानी पेन के पीछे की उस पूरी साइंस को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर हमारे शरीर में दर्द पैदा कैसे होता है और मेडिकल साइंस इसे मैनेज करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और नाजुक बैलेंस है। तो सबसे पहले चलिए ये तय करते हैं कि आखिर दर्द है क्या। देखिए, दर्द को सिर्फ एक बुरी फीलिंग समझना काफ़ी नहीं है। असल में ये हमारे शरीर का एक इवोल्यूशनरी अलार्म सिस्टम है। ये हमारे टिश्यूज़ को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक ही वक्त में एक फिजिकल सेंसेशन भी है और एक बहुत ही गहरा इमोशनल अनुभव भी। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम पेन सिग्नल्स की एनाटॉमी देखेंगे, फिर सेंट्रल मैकेनिज्म और ब्रेन का रोल, उसके बाद न्यूरोपैथिक और क्रॉनिक पेन को समझेंगे, फिर आएंगे नॉन ओपियोइड ट्रीटमेंट्स पर और आखिर में ओपियोइड थेरेपी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम उस एग्जैक्ट बायोलॉजिकल हार्डवेयर को देखेंगे जहाँ से शरीर में दर्द की शुरुआत होती है। अब जरा इस पेरिफेरल नर्व के स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए। यहाँ जो सबसे खास बात है वो है इन नर्व फाइबर्स का क्लासिफिकेशन। आप ये माइलिनेटेड ए डेल्टा और अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स देख सकते हैं, है ना। असल में यही हमारे प्राइमरी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। मेडिकल भाषा में इन्हें नॉसिसेप्टर्स कहा जाता है। बस समझ लीजिए कि दर्द की पहली चिंगारी यहीं से उठती है। अब देखते हैं कि यह सिग्नल आगे कैसे बढ़ता है। इसकी एक पूरी कहानी है। मान लीजिए आपको कोई चोट लगी, वहां से ये पेन सिग्नल पेरिफेरल नर्व से होते हुए सीधा हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी तक जाता है और फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के रास्ते बिल्कुल एक एक्सप्रेसवे की तरह सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचता है। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। यहां हम समझेंगे कि कैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन पेन सिग्नल्स को सिर्फ चुपचाप रिसीव नहीं करता, बल्कि उनमें काफी हद तक अपने हिसाब से बदलाव भी करता है। रेफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट यहां बिल्कुल साफ हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि दिक्कत कभी किसी अंदरूनी अंग में होती है, जैसे डायफ्राम की सूजन, और दर्द कंधे में महसूस होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे गहरे अंगों और हमारी त्वचा दोनों के संवेदी सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के एक ही न्यूरॉन पर आकर मिलते हैं। इस पॉइंट पर आकर दिमाग कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर दर्द आ कहां से रहा है। और हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट को कभी हल्के में मत लीजिए। जरा इन एफएमआरआई स्कैन को देखिए। प्लेसिबो इफेक्ट आपके दिमाग का कोई वहम नहीं है। ये दर्द को कम करने का एक बिल्कुल मापने योग्य और बायोलॉजिकल तरीका है। सोचिए, बिना किसी एक्टिव दवा के ही दिमाग दर्द को कम कर सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन खुद अपने पेन किलिंग केमिकल्स रिलीज करता है ना कमाल की बात। तो इस सबसे एक बात साफ होती है कि माहौल यानी कॉन्टेक्स्ट हमारे दर्द को महसूस करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। हेनरी बीचर के वर्ल्ड वॉर II के उस क्लासिक सर्वे ने इस बात को बिल्कुल साबित कर दिया था। जब बुरी तरह से घायल सैनिक और आम नागरिक रोगियों की तुलना की गई, तो पता चला कि युद्ध के माहौल और जिंदा बच जाने की खुशी ने सैनिकों के दिमाग में दर्द के एहसास को ही दबा दिया था। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जब हमारा ये इतना एडवांस और प्रोटेक्टिव अलार्म सिस्टम खुद ही खराब हो जाए और आखिर में खुद ही एक बीमारी बन जाए? अक्यूट और क्रॉनिक पेन के बीच का फर्क समझना यहां बहुत जरूरी है। अक्यूट पेन तो हमारी भलाई के लिए होता है, ये हमारे टिश्यूज को बचाता है। लेकिन क्रॉनिक पेन, ये अपना बायोलॉजिकल मकसद खो चुका होता है। ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल और थका देने वाली बीमारी बन जाता है, जिसे मैनेज करना डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। जब नसें यानी नर्व्स खुद डैमेज हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर होता है, तो लोग न्यूरोपैथिक पेन फेस करते हैं। इसके लक्षण बहुत ही अजीब और तकलीफदेह होते हैं। जैसे एलोडीनिया को ही ले लीजिए। इसमें त्वचा पर एक हल्की सी हवा का झोंका भी इंसान को तड़पा सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आम दर्द निवारक दवाएं इस पर असर ही नहीं करती। तो अब आते हैं चौथे हिस्से पर। अगर आम दवा काम नहीं आती, तो मेडिकल साइंस किस तरह की नॉन ओपियोइड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है। दवाओं का ये क्लासिफिकेशन सच में काफ़ी मददगार है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तरह की दवाएं अलग अलग फिजिकल मैकेनिज्म को टारगेट करती हैं। जहां आम एनेसिड सूजन को कम करते हैं, वहीं कुछ विशिष्ट एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी कन्वल्सेंट्स असल में नसों की ओवर एक्टिविटी को ही शांत कर देते हैं, जो नर्व पेन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सिर्फ गोलियां ही नहीं, डेटा बताता है कि कैनाबिनॉइड्स भी
पेन कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दर्द की इंटेंसिटी से ज़्यादा उसकी इमोशनल अनप्लेजेंटनेस को कम करते हैं। यानी शायद दर्द पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन उससे होने वाली झंझलाहट और मानसिक तकलीफ ज़रूर कम हो जाती है। आखिर में हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, ओपियोइड थेरेपी। डॉक्टर्स के पास मौजूद ये सबसे ताकतवर पर साथ ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेन किलर्स हैं। आइए इनके फायदे और नुकसान के बैलेंस को समझते हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर या कैंसर जैसे दर्द में ओपियोइड्स के बिना काम नहीं चलता, पर अगर इन्हें लंबे समय तक लिया जाए तो इनके रिस्क बहुत ज्यादा हैं। लत लगने का डर तो है ही, पर इसका एक उल्टा असर भी होता है, जिसे ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया कहते हैं। असल में इस स्थिति में दवा दर्द कम करने के बजाय मरीज की दर्द सहने की क्षमता को और भी खराब कर देती है। ये सच में काफी चिंताजनक है। और बस यही वजह है कि डॉक्टर्स सीडीसी की बनाई इन सख्त गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। क्रॉनिक पेन मैनेज करते वक्त उन बड़े रिस्क्स को कम करने के लिए ये चेकलिस्ट एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। इस थेरेपी को सेफली चलाने के लिए इस चेकलिस्ट प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाता है। इससे ये तय होता है कि ओपियोइड शुरू करने से पहले बाकी सारे नॉन ओपियोइड ऑप्शंस ट्राई कर लिए गए हैं। साथ ही ड्रग स्क्रीन और डेटाबेस के जरिए मरीज पर बराबर नजर रखी जाती है ताकि खतरे की कोई गुंजाइश ना बचे। अब हॉस्पिटल्स में जब किसी को सर्जरी के बाद बहुत गंभीर दर्द होता है, वहां पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया यानी पीसीए एक बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। ये डिवाइस पेशेंट को खुद अपना दर्द मैनेज करने का कंट्रोल देता है। पेशेंट जब चाहे बटन दबाकर दवा ले सकता है, पर फिक्र मत कीजिए, इसमें लगा माइक्रो प्रोसेसर एक लॉकआउट पीरियड सेट कर देता है। इससे यह 100% तय हो जाता है कि किसी भी हाल में ओवरडोज हो ही ना सके। है ना एक बेहतरीन तकनीक? तो आज के इस विश्लेषण को हम एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। जैसा कि हमने देखा, दर्द सिर्फ एक फिजिकल चोट नहीं बल्कि एक इमोशनल अनुभव भी है। तो जरा सोचिए, क्या आने वाले वक्त में पेन मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ शरीर के अलार्म को चुप कराना रह जाएगा, या फिर उसके साथ जुड़ी उस गहरी मानसिक तकलीफ को हमेशा के लिए ठीक करना भी होगा? इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।